नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में एक बार फिर से प्रेशर के साथ कामकाज रहा। निफ्टी बैंक करीब 1% नीचे रहा, निफ्टी में करीब आधा % के आसपास का डिप रहा, लेकिन सीवियर डैमेज एक बार फिर से आज मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स आधा % के आसपास के फॉल में रहा और स्मॉल कैप 1.5% से ज़्यादा के फॉल के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर डैमेज आज कैश मार्केट शेयरों में था, इसलिए एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो करीब 1100 शेयर, 1150 शेयर एडवांसेस में थे और 3200 शेयर डिक्लाइन में थे। तो ये बीएससी का नंबर है और एनएससी साइड पर भी कहीं नंबर 2000 के आसपास आपको डिक्लाइन का दिखाई पड़ेगा और 300-400 शेयर खाली एडवांसेस में रहेंगे। तो ये इंडिकेट ये करता है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहाँ पर बिकवाली का नंबर ज़्यादा बड़ा होगा कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। निफ्टी में बैंक में ज़्यादा प्रेशर था निफ्टी कंपेरिजन, क्योंकि निफ्टी बैंक को सपोर्ट नहीं था प्राइवेट बैंक्स का। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकवाली थी। निफ्टी को कुछ हद तक सपोर्ट था आईटीसी का, टीसीएस का, इसलिए शायद वहाँ उतना सेल ऑफ नहीं था। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली, हैवी सेल ऑफ था स्मॉल कैप में, हैवी सेल ऑफ है एसएमई साइड पर। कुछ न्यूज़ फ्लोज भी हैं, आज सेबी की तरफ से कुछ बयान भी आए थे कि यहाँ पर थोड़े सर्विलांस और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें जो ऐड हुई हैं ये और मिड कैप स्मॉल कैप को फर्दर ब्रीदर दे रहा है और चला ही बहुत है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना ज़रूरी भी है। तो कूल ऑफ हो रहा है बेसिकली यहाँ पर। और 620 के आसपास अंक जो है सेंसेक्स टूट के बंद हुआ, निफ्टी भी 150 अंकों के आसपास टूटा। न्यूज़ फ्लो ड्रिवन दिन था, तो जितने ऑर्डर मिले आरवीएनएल को, पीएनसी इंफ्रा वगैरह को, यहाँ पे खरीदारी थी एचजी इंफ्रा वगैरह में, तो यहाँ पे जहाँ न्यूज़ फ्लोज थे उनका एक इम्पैक्ट था ऑर्डर का। बाकी एक इंडिगो में बड़ी ब्लॉक हुई, उस बड़ी ब्लॉक का इम्पैक्ट था कि 7,800 करोड़ रुपये की ब्लॉक हुई और उस ब्लॉक के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जितना भी ओवरहैंग था गंगवार फैमिली के माल बेचने का, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जैसे से वो खत्म हो रहा है वैसे वैसे शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, इसलिए 3-4% की तेज़ी वहाँ थी। इसके अलावा पीडीलाइट जैसे शेयर तेज़ी में कामकाज कर रहे थे, आज अच्छे अपमूव फार्मास्यूटिकल में थे, तो जाइडस हुआ, सन फार्मा हुआ, डॉक्टर रेड्डी हुआ, यहाँ पे खरीदारी थी। हॉस्पिटल स्पेस में खरीदारी थी, अपोलो, फोर्टिस वगैरह तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। बिकवाली आज बैंक्स में थी, बाकी सभी सेक्टर में आज प्रेशर था। आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी लार्ज कैप में, लेकिन अदरवाइज प्रेशर ही था पूरे इंडेक्स में। और बाकी भी मार्केट्स में कोई बहुत फायरवर्क नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा, बड़ा सेल ऑफ जो भी आपको दिख रहा वो दिखेगा आपको मेजरली स्मॉल कैप पे या मिड कैप में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज आज होता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली कैश मार्केट के शेयरों में, एसएमई साइड पर, छोटे मझौले शेयरों में, इनफैक्ट छोटे शेयरों में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली थी। और लगातार चली रही है, आज ही नहीं, पिछला पूरा हफ्ता भी स्मॉल कैप में डैमेज रहा, बारिंग एक दिन। और अदरवाइज भी आप देखेंगे तो स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा कार्नेज देख रहा है पिछले कई दिनों से। सो इंडेक्स को होल्ड है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली का दौर लगातार बना हुआ है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत कर सकते हैं कुछ सवालों को लेकर भी, जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ेंगे और उसमें हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो आया है शिवांग साहब का। एबीबी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए सर? अब कहाँ पे एबीबी कहाँ पर? अगर एबीबी आप पूछ रहे हो तो आज सुबह ही आशीष बहेती की तरफ से कॉल थी एबीबी के ऊपर, जहाँ पर उनको लग रहा है कि एक अच्छे अपसाइड खोल सकते हैं इस तेज़ी के बाद, मतलब इस फॉल में भी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हो। और रही बात अगर आप पूछ रहे हो कि अब कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, तो क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप एक बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेफर बेट इज़ इन लार्ज कैप। तो पहली पॉसिबिलिटीज़ में आप लार्ज कैप ही देखिए जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हो, और एक अच्छे लार्ज कैप जो जहाँ पर बहुत एक्शन अब तक नहीं हुआ है उनको पहली प्रेफरेंस दिए, जहाँ पर आप पैसा डाल सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेंगे अभी की सिचुएशन को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप में है, थोड़ा कूल ऑफ होना ज़रूरी है वहाँ पर, और बेटर साइड पर सिचुएशन वाइज खड़े हैं लार्ज कैप, जहाँ वैल्यू है वहाँ पर आप पैसा डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा एटलीस्ट। ओके, in this correction which can be added for long term? IIFL Finance, Good Luck, मान इंडस्ट्री, रोटो पंप्स। दीक्षित सर देखो, अभी अगर आपको लग रहा है कि करेक्शन हो गया है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो अभी शायद नहीं हुआ। स्मॉल कैप में तो अभी बहुत बाकी है, क्योंकि ऐसे समझो कोई भी इंडेक्स का जो रिटर्न है पिछले 15-1 साल में, उसका CAGR रहा है 15 से 20% के आसपास। निफ्टी का 15-17% मेजरली 20 साल का पिछले,
मिड कैप उससे कम होता है, करीब 13-14% का CAGR, स्मॉल कैप 12-13%, 15% का CAGR मैक्स होता है इनका। ये CAGR का नंबर चेंज हुआ है पिछले 2 सालों में, जहाँ पर 40-40% ही गेन आया है, 30% 40%। तो एडजस्ट तो होगा ही, आज नहीं तो कल। ये एडजस्टमेंट्स ही चलेंगे अभी कुछ समय तक। जो बजाज फाइनेंस में आप देख रहे हो, जो HDFC बैंक में देख रहे हो, वो तो थोड़ा कूल ऑफ रहे। IIFL फाइनेंस फिर भी एक न्यूज़ के ऊपर टूट रहा है और टूटे जा रहा है, वो लगातार टूट के यहाँ पर अभी हुआ। स्टेबल होने का साइन मिले तो आप एंटर कर सकते हो, लेकिन अभी तो नहीं, जब तक स्टेबल नहीं हो रहा है, जब तक बिक ही रहा है लगातार, लोअर सर्किट पे सर्किट चल रहा है। सो 2-20% हुए, फिर 10% हो गया। सो अभी तो ये सेल ऑफ चल ही रहा है। गोल्ड फाइनेंस का कारोबार 33% है इनके टोटल रेवेन्यू का, टोटल AUM का। सो डैमेज भी उतना ही, एटलीस्ट आप मान के चलो मैक्सिमम। तो ऑलरेडी ये 40-45% के आसपास वाइप आउट हो चुका है, तो फिर भी थोड़ा रीजनेबल साइड पे आ चुका है। शायद यहाँ स्टेबल हो, लेकिन देखते हैं कहाँ स्टेबल होता है, कि स्मॉल कैप का सेल ऑफ चल रहा है अभी। एंड लाइकवाइज ये रोटो पंप हुआ या ये बाकी कंपनियाँ हुई जहाँ पर अभी बिकवाली चल रही है। सो एक बार स्टेबल होने दीजिए, फिर एक बार वो कॉल लेना फिर भी आसान होता है। स्टेबल ऐसे नहीं हो कि आज 2-3 दिन बाद पुल बैक आ गया और घूम गया, लगा आपको स्टेबल हो गया, नहीं। नंबर स्टेबल हैं, चीज़ें बेटर हैं, ग्रोइंग नंबर्स हैं, और स्टॉक फिर भी रुका खड़ा एक जगह पर, तो एक बार को आप देख सकते हो। कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं। लेकिन अभी के लिए आउटराइटली एंटर करके इसमें लॉन्ग जाना, वो अभी रीजनेबली सेफ़ नहीं होगा। अब रिस्की हो तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज सेफ़ नहीं होगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर, लॉन्ग टर्म के लिए MOIL और NHPC अभी ले सकते हैं क्या? श्रवण सर, कोल इंडिया एक बेट ले लो इन दोनों में से, और दूसरा NHPC हो सकता है एक बार को। फिर भी 2 MOIL में प्राइसिंग वगैरह चेंज हुई है, कमोडिटी साइकिल पे काम करता है तो, और मेटल साइकिल है तो बॉटम के आसपास ही, लेकिन फिर भी NHPC इज़ अ सेफर बेट कंपेरेटिवली। तो कोल इंडिया एंड NHPC कुड बी अ बेटर बेट अगर आप चाह रहे हो 2 का कॉम्बो तो। लेकिन ठीक है, MOIL में प्रॉब्लम नहीं, बट द विजन वुड बी लॉन्ग टर्म। ये ध्यान रखना, आप शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी PSU में देख चुके हैं हम। और वैल्यूएशन वाइज सस्तों में अगर आप जाना चाह रहे हो तो REC PFC सस्ते हैं वैल्यूएशन में अभी भी, डिस्पाइट वो 3 गुना हो गए, लेकिन वैल्यूएशन फिर भी सस्ते हैं। कहीं नीचे मिल जाए तो बेटर हो जाएगा। मतलब 8-9 के मल्टीपल पर है, पहले वो 2-3 के मल्टीपल पर थे। सो अर्निंग कितनी सपोर्टिव रहती है, कैसे आगे ग्रोथ रहती है, वो पड़ रहेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये नंबर, ये पिक्चर आपके स्क्रीन पर है, मतलब ये पिक्चर आपको बता रहा हूँ, उस पिक्चर को आप फॉलो कर सकते हो। HBL पावर बॉट टुडे एट 100 शेयर एट 440। HBL पावर ऑर्डर के ऊपर लिया था क्या सर आपने, कि जो रिसेंटली ऑर्डर मिलना उसके ऊपर? एज ऑफ नाउ तो बने रहो, बट स्टॉप लॉस ट्रेल करना, कि कोई भी PSU, कोई भी स्मॉल कैप मिड कैप अब थोड़ा रिस्की बेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी तेज़ी और उसके बाद कूल ऑफ, और कूल ऑफ कितना हेड तक चलता है ये कहना मुश्किल है। और स्पेशली जैसे जैसे SME में न्यूज़ फ्लोज हैं, स्मॉल कैप कैश शेयरों में न्यूज़ फ्लोज हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रीज़नेबल रहना और रीज़नेबल के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लेके चलना। मौका हो सकता है नीचे मिल जाए। 2 कंपनी ठीक है, कंपनी में आप बने रह सकते हो, बट अगेन एक ही चीज़ है कि स्टॉप लॉस ज़रा ट्रेल करना साथ में इसके। ओके, चलिए कुछ और सवालों में। सर राम राम शर्मा साहब, आई हैव 600 HDFC बैंक एट 1370, विल आई गेट फ्री HDB शेयर इन केस ऑफ डीमर्जर? नो आइडिया शर्मा सर, अभी तो HDB के डीमर्जर की वो बातचीत ही नहीं है मार्केट में। आगे चल के अगर होता है तो डिपेंड करता है, वो इसको डीमर्ज कर रहे हैं, IPO ला रहे हैं फ्रेश। अगर डीमर्ज कर रहे हैं तो मिलने चाहिए। अगर IPO लेकर आ रहे हैं तो फिर कोई लेना देना नहीं होगा इससे। होता है पहले, बहुत साल पहले जब HDFC का IPO आया था, शायद HDFC का नहीं, HDFC बैंक का IPO आया था 93 में, तब इसके शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी थी HDFC बैंक ने, कि वो उनको कुछ एक्स्ट्रा एज मिल रहा था, उनका कोटा था कोई। अब पता नहीं इस केस में कोटा रखते हैं या नहीं रखते, तो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन अभी के लिए तो यही बोलूँगा कि क्वालिटी बैंक है एज ऑफ नाउ, आप होल्ड कर सकते हो। बट वो चल नहीं रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि बहुत चला है तो थोड़ा कूल ऑफ है, प्लस वो मर्जर इतना बड़ा है तो इंटीग्रेशन नीड सम टाइम। लेकिन अदरवाइज़ क्वालिटी में कोई सवाल नहीं है इसके। रही बात आपके HDB फाइनेंशियल को लेकर, तो जैसे जैसे डिटेल वहाँ से आते हुए दिखाई पड़ेंगी, क्या डिटेल आती हैं, उसके हिसाब से आप कॉल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी के लिए कुछ भी कहना, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। हेलो सुमित सर, आपके सजेशन पे मैंने स्वान एनर्जी 550 पे बाय किया है। आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया 680 पे, आपको क्या लगता है?
तो मयंक जी देखो, रिसेंटली जो इनकी से रिलेटेड न्यूज़ फ्लोज हैं उसमें 2200 करोड़ रुपए के आसपास एक डेट रीपेमेंट स्वान ने किया है। अभी एक इनकी LNG टर्मिनल की रीपेमेंट बाकी है, वो भी शायद जल्दी आते हुए दिखाई पड़े। कंपनी ने NCLT से रिलायंस नवल को बाय किया है और शायद जल्दी कंपनी उसका नाम भी चेंज करेगी। तो डिफेंस कारोबार में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। डेट रीपेमेंट से 200 करोड़ रुपए के आसपास का एक इनको बेनिफिट मिलेगा इस क्वार्टर में, अदरवाइज साल के दौरान। कहीं क्योंकि 700 रुपये के आसपास इनका रिसेंट QIP था आई थिंक। कहीं ये नीचे 620, 625, 650 के आसपास मिले। इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू अगेन, क्योंकि इतना अच्छा फंड रेज है, उस फंड रेज का इस्तेमाल डेट रीपेमेंट के लिए है। तो ये अभी शायद और जूस बाकी है इसमें, बट ठीक है, आपका जो स्टेप था वो बिल्कुल सही था। ऐसी स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करिए और दोबारा एंट्री आप नीचे कहीं करो तो फिर एक स्टॉप लॉस साथ ही एंटर करना एंड कीप ऑन ट्रेलिंग उसको। एज ऑफ नाउ सिचुएशन में कोई खास बदलाव नहीं है इस कंपनी के फंडामेंटल में, और क्योंकि बहुत तेज़ चला है, 350 रुपये का शेयर चल के 700 रुपये तक पहुंचा है। थोड़ा कूल ऑफ होना बनता है, लेकिन अदरवाइज नंबर्स के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन में भी कोई फेरबदल नहीं है। 2-3 बड़े डेवलपमेंट्स अवेट कर रहे हैं, उन डेवलपमेंट्स को आप देखिए। और ज़्यादा है तो उसकी अभी लास्ट वीक एक एनालिस्ट मीट हुई थी, उस एनालिस्ट मीट में इन्होंने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड किया था, वो इनकी वेबसाइट पर भी है, BSE में भी है। आप उनको वहाँ पर आराम से रेफ़र भी कर सकते हो, और उसमें इनके LNG प्लान्स, इनके रियल एस्टेट प्लान्स, इनके डिफेंस के प्लान्स और ये तीनों प्लान्स को उन्होंने अच्छे से ईयर मार्क किया है। आप वहाँ पर एक बार नज़र भी डाल सकते हो। ओके, कैन आई बाय अल्ट्राटेक सीमेंट? ऑब्वियसली असीम सर, मतलब सीमेंट का लार्जेस्ट प्लेयर इंडिया का, 200 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी। रिसेंटली एक नया एक्विजिशन, और उस एक्विजिशन से करीब 2 मिलियन टन या 2.5 मिलियन टन की नई कैपेसिटी और ऐड हो जाएगी। बालकृष्ण नहीं, वो केशोराम की। ये एक्विजिशंस कंपनी के लिए ऑब्वियसली फेवरेबल है। थोड़ा टाइम रहेगा कि वो एक प्राइसिंग को लेकर इशू बोला है। अभी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जिसने बात मेंशन की थी कि हाल में कंपनी के प्राइसिंग को लेकर इशू रहेगा, स्पेशली वेस्टर्न साइड पर। 7 रुपये पर बोरी के आसपास सीमेंट के प्राइसेस घटे थे, तो वो पार्ट एक बार को थोड़ा कंसर्न ज़रूर है, लेकिन वो नियर टर्म हेडविंड है। आगे चल के जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो सीमेंट का लार्जेस्ट प्लेयर इज अल्ट्राटेक ऑब्वियसली, और नियर टर्म में भी जो सेकंड बेस्ट कंपनीज हैं उनकी कैपेसिटी भी इससे आधी है। अगर आप कभी भी कोई कंपनी चाह रहे हो सीमेंट स्पेस में, तो आपको एक लीडर तो हमेशा रखना ही होगा, और वो लीडर इज अल्ट्राटेक। तो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन ऑब्वियसली होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब लॉन्गर होता है। 1-2 दिन के जग से जो छोटे मोटे झटके बाजार में आते हैं, इसको देख के आप मत सोचना कि बाजार ख़राब हो गया, दुनिया ख़राब हो गई, शेयर ख़राब हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर अच्छा असेट लिया है तो स्टिक टू इट, और अगर नहीं लिया है तो गेट एग्जिट टू इट एज सून एज पॉसिबल। ये चीज़ तय कर लेना। इट्स अ वेरी गुड एसेट, आप आराम से इसमें खरीदारी कर सकते हो। समय लेगा, हो सकता है कंसोलिडेशन में भी जाए, बट ठीक है, आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रख सकते हो सर। HDFC बैंक हो गया सर। स्ट्रक विद UPL एट 575, व्हाट कैन बी डन? वीरू जी, आपको वैसे तो स्टॉप लॉस होने चाहिए थे मल्टीपल, जो आपने नहीं लिए। 540 स्टॉप लॉस था, 480 स्टॉप लॉस था, फिर 460 स्टॉप लॉस है आपका, आपने नहीं लिए इनमें से। बेटर इज़ कि अभी तो आप बने ही रहो। आप स्टॉप लॉस फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो मतलब ही नहीं बनता फिर तो कुछ कहने का। लेकिन अगेन आपको सपोर्ट स्टॉप लॉस ही देगा ऐसे फॉल में, UPL जैसे फॉल में। बट ठीक है, लॉसेस थे। अगर ये क्वार्टर के नंबर भी ख़राब आए, लॉसेस ही रहे और डेट रीपेमेंट बढ़ता गया, तो ये कंसर्न बहुत सीवियर हो जाएगा। अगर आगे ऐसा नहीं हुआ और नंबर थोड़े भी रिवाइव कर गए, तो शायद स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। निफ्टी से बाहर हुआ तो पैसिव फंड की सेलिंग भी थी, वो हो ही गई इसके अंदर। अभी ये आउट ऑफ लाइट, आउट ऑफ साइट है। थोड़े दिन तक ऐसी शायद कंसोलिडेट करे, उसके बाद कम वापस अपटिक आना चाहिए। लेकिन एज ऑफ नाउ आप नंबर्स के ऊपर क्रूशली नज़र रखना, और प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाया करिए इस सिचुएशंस के लिए। रिलायंस का क्या करें? 200 शेयर है 2205 रुपये पे, होल्ड करिए महेश यार। आपको तो इनफैक्ट वो भी मिला होगा, जियो फाइनेंशियल का शेयर भी। तो आपकी तो ऑलरेडी कॉस्ट से 3000 रुपये रिलायंस वैसे ही पहुंच गया, और 260 रुपये वो मिला, तो 3200 रुपये तो वही 1000 रुपये पर शेयर मिल रहा है आपको। 50% गेन है। मेरे ख्याल से तो बने रहना ज़्यादा बेटर है आपके लिए। और अगर वो दाम दोबारा कहीं मिले तो और ऐड कर लीजिएगा, ज़्यादा ईजी एंड रिलायबल तरीका है। नॉट बिकॉज कि न्यूज़ फ्लोज अच्छे हैं या कुछ, बट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक।
तो आप आराम से बने रहो, वो ज़्यादा बेटर है। होल्ड करो अपनी पोजीशंस को एंड ट्रेल इट, जितना आप ऊपर तक ट्रेल कर सकते हो। और अच्छा है, जितना ज़्यादा समय दोगे उतना जूस रहेगा। बाकी आपका नज़रिए पे डिपेंड करता है। आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, छोटी अवधि के निवेशक हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप बने रहेंगे, छोटी अवधि के ट्रेडर हैं तो आप फिर प्रॉफिट निकालिए, अपना कैपिटल निकालिए और फ्री के शेयर जितने होल्ड कर सकते करिए, सिंपल। कृष्णा डायग्नोस्टिक के केस में सर एक ही चीज़ है हर्ष सर कि ये ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है, तो थोड़ा कूल ऑफ होना बनता है इसका, जो हाल फिलहाल में हुआ भी है। तो अगर और कूल ऑफ हो जाए तो लेना फिर भी बेटर है। लेकिन हॉस्पिटल स्पेस में अपोलो, फोर्टिस, मैक्स 3 पहले नाम है। कृष्णा क्योंकि बहुत चला है तो थोड़ा कूल ऑफ हो जाए ज़्यादा बेटर है। सर पीएनबी मैंने 125 पे लिया हुआ है, कैपिटल 50 क्या है, क्या उसमें से निकल के पैसे निकाल कर टाटा कम्युनिकेशन में डाल सकता हूँ क्या लॉन्ग टर्म के लिए? तो रोशन सर देखो, टाटा कम्युनिकेशन में आज से नहीं बोल रहा हूँ, ये 800 रुपये से बोल रहा हूँ। आज वो 2032-35 जो भी दाम है वो हो गया। सो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद आप, अब ये तो नहीं बोलूँगा कि आप पीएनबी से निकलो और इसमें चले जाओ। ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप कोई नया निवेश करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर निवेश कर लो। थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो आराम से, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। अभी भी इसमें स्टीम बाकी है बहुत, लेकिन स्टीम को ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारा हजम करना है, क्योंकि बाज़ार नीचे आ रहा है। आपको शायद मौके मिलते रहें इसमें आगे चल के। पीएनबी भी अच्छा बेटा है, वहाँ ही बने रहो, लेकिन कोई नीचे मिल जाए मौका तो आप आराम से थोड़ी पोजीशन करके आप टाटा कम्युनिकेशन में जा सकते हो। लेकिन आउटराइटली ऐसे पोजीशन काट के उधर जाना, ये कभी भी किसी स्टॉक के लिए लॉजिकल नहीं होता, क्योंकि ये चल नहीं रहा इसलिए आप उसमें चले गए। ये कभी मत करिएगा, क्योंकि ये नहीं चल रहा आप उसमें चले गए, क्या पता वो ना चले ये चल जाए। सो बेटर इसको आप होल्ड करिए, जिस पर्पस के लिए लिया है उसके लिए होल्ड करिए, और साइमल्टेनियसली आप धीरे धीरे उसमें नई पोजीशन बना लीजिए। अदानी इंटरप्राइज एट एफपीओ प्राइस ऑफ 3200 आफ्टर 1 ईयर, होल्ड करिए शिवम सर, क्योंकि 4-5 चीज़ें जो नए डेवलपमेंट आए हैं उसमें एक इनका एयरपोर्ट बिजनेस करीब 1500 रुपया पर शेयर के आसपास का एसओटीपी उसका निकल रहा है, प्लस इनके बाकी कारोबार के अंदर भी वैल्यू आ रही है धीरे धीरे। सो एक बड़े डीमर्जर की तैयारियां यहाँ हो रही हैं आने वाले समय में जो हो सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ बने तो रहो आप। और एक बड़े इंटरेस्टिंग नंबर ये भी है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन भी नील है, 2% के आसपास का रिटेल पार्टिसिपेशन है। सो ये एक और निफ्टी के लोएस्ट पार्टिसिपेशन वाली कंपनियों में आता है। सो ठीक है, आप बने रहने में कोई खास हार्म है नहीं, यहाँ पर किसी के पास है नहीं, तो आप आराम से बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। और जस्ट सी कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं नंबर्स को लेके, या क्योंकि सब्सिडरीज़ के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो पेरेंट के नंबर भी अच्छे आने चाहिए। तो अब क्या आगे चल के वैल्यू रहता है, कैसे ये कंपनी काम करता है, कैसे डीमर्जर आते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट है, उन चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। ईएमएस, जेपी पावर, वेरॉक, सर मोमिन जी ईएमएस ज़ोरदार तेज़ी दिखा चुका है। जेपी पावर भी 24 रुपये तक गया था, वहाँ से नीचे आया है। तो दोनों में तेज़ी तो बनी है, आप नहीं निकले, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी भी अब ईएमएस के केस में ऑर्डर अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, बड़े नाम इसमें एसोसिएटेड है। लेकिन ठीक है कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है तो थोड़ा हल्का होना बनता भी है उसका। लाइकवाइज जेपी पावर 16-17 रुपये में स्टेबल होना चाहिए यहीं पर जहाँ पर है अभी। आज की फॉल में कहीं सर्किट भी नहीं लगाया, क्योंकि कैश मार्केट शेयरों में हैवी सेल ऑफ है, क्योंकि एमएसएमई के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ है, न्यूज़ फ्लोज है वहाँ पर निगेटिव वो भी। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन वो प्रेशर कहाँ ख़त्म होता है वो देखने वाला होगा। बने रहने में दोनों में कोई हार्म नहीं है, एटलीस्ट फर्स्ट 2 में। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर व्यू ऑन अशोक लेलैंड 2-3 ईयर्स, कैन आई इन्वेस्ट इन बल्क एट करंट लेवल? आई थिंक ममता जी आपको जाना ही है तो आप M&M में जाओ, ज़्यादा बेटर है अशोक लेलैंड से तो। और कमर्शियल व्हीकल में और कौन प्लेयर, एक उसमें जा सकते हो, क्या नाम है, शारदा मोटर में, वो फिर भी ठीक लग रहा है वैल्यू वाइज। शारदा मोटर में ज़्यादा वैल्यू है। अशोक लेलैंड से तो एटलीस्ट बेटर ही है। आपको छोटा डिनोमिनेटर दिख रहा है इसलिए आप शायद जाना चाह रहे होंगे, लेकिन छोटे डिनोमिनेटर को देख के मत जाइए, वो एक्चुअल में कंपनी का दाम ज़्यादा बड़ा है। वैल्यू भी कोई चीज़ होती है ना, तो वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा महंगा है। M&M बेटर है, ये थोड़ा बेटर है, शारदा मोटर, इनको देख सकते हो। लेकिन अशोक को अभी आप अवॉइड करो। मोमेंटम में तो बात अलग है, मोमेंटम में तो आप जाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, चल दो आगे, बात अलग है। लेकिन अदरवाइज वैल्यू बाय के लिए ये दोनों ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। टुडे आई सोल्ड 90% ऑफ टाटा केमिकल एट 18% प्रॉफिट टू मेक अ रिमेनिंग 10% फ्री शेयर। वॉज इट अ गुड डील और आई कुड हैव होल्ड इट फॉर लॉन्ग? देखो भौमिक सर, आपने जो ले लिया वो सबसे अच्छा है। मतलब ऐसे समझो, कहा जाता है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
सो जो आपको मिल गया है वो आपके लिए बेस्ट है। अब रही बात कि सही सौदा है कि नहीं, आपने 10% 18% का गेन ले ही लिया ना, तो कुछ शेयर तो निकल ही गए आपके। अब बचे हुए शेयरों के लिए आप नीचे वेट कर सकते हो। आज का डिप 10% का ठीक है, कल अगर सुबह आपको नीचे मिल जाए थोड़ा और ऐड कर लेना। टाटा केमिकल में कंपनी ख़राब नहीं हो गई है या टाटा इन्वेस्टमेंट में कोई ख़राबी नहीं आ गई है। इट इज़ जस्ट कि वो एक ट्रिगर पे चल रहा था और ट्रिगर ख़त्म हो गया है, तो कोई इन्वेस्टमेंट ख़त्म नहीं हो गई टाटा केमिकल की उन कंपनियों में। टाटा इन्वेस्टमेंट की लिस्टेड कंपनियों में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर करीब 23,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज भी उसके पास है। IPO आए या ना आए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो है ही ना। सो है तो अच्छी कंपनी, ठीक है। वो ट्रिगर पे चला, ट्रिगर खत्म हो गया, बैन में आ गया तो टूटना था ही, टूट गया। आज वो नीचे मिल गया, कल परसों में बैन से बाहर हो जाएगा, थोड़ा जो ओवरहैंग है वो ख़त्म हो जाएगा, वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। सो इट्स अ गुड कंपनी, नीचे मिले कहीं तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हाँ थोड़ा वो स्पेक्युलेटिव ज़्यादा था और बहुत तेज़ चलाता है। कंसर्न चलने में नहीं होता कभी भी, कंसर्न बहुत तेज़ चलने में होता है, जल्दी चलने में होता है। वो कंसर्न को मार्केट ने ईज़ ऑफ कर दिया, तो ईज़ ऑफ हो गया तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, नीचे मिल जाए फिर ऐड कर लिए। लेकिन हाँ ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने थोड़ा पैसा निकाल लिया, 90% पोजीशन निकाल ली, इसमें कभी कोई हार्म नहीं होता। ये करना हमेशा एडवाइजेबल होता है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। मुलाकात होगी आप लोगों से भी थोड़ी देर में 5:30 बजे फिर से एक बारी, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च से मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे आप हमारे साथ हमेशा जुड़ सकते हैं। नमस्कार।